Assalamu alaikum Zabist. Welcome to Zab FM Digital. This is your host Fatma and you're watching BioTalk, where we delve deeper into the world of science and enlighten you about new researches in the field. The topic of today's podcast is immobilization, taken from the course of Principles of Biochemical Engineering. और हमारे पास आज काफी स्पेशल गेस्ट आए हैं जो इमोबिलाइजेशन के टॉपिक को आपको और मुझे बहुत अच्छे से समझाएंगे. So without further ado, let me introduce you to Fatima, Rumesa and Nariba. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. My God, such pretty faces in the house today. Thank you. So how's everyone doing? We are doing good, Alhamdulillah. Alhamdulillah. तो कैसा जा रहा है आज आपका दिन? How are you feeling right now? Excited, nervous, anxious? Nervous. Nervous, okay. Excited भी. Excited भी. वो तो पता चल रहा है वैसा. Okay, so it's a combination of feelings. So we are at the same time excited and obviously nervous. Nervous It's our भी first है. time to Oh really? podcast. It's the first time for all of you. जी बिल्कुल. Wow. And क्या feelings थी जब आपको पता चला that you're going to be coming on to our podcast, you're going to be coming on to BioTalk? बहुत excited, थोड़ी सी nervous भी क्योंकि first time था. First time था. थोड़ी सी तैयारी करनी थी, but मैं excited थोड़ी है. टेंशन में भी थी. अच्छा अच्छा. नहीं कैसे क्वेश्चंस होंगे और थोड़ी बहुत. लेकिन परफेक्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा. एग्जैक्टली इंशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन जाएगा. सो जस्ट फॉर आवर ऑडियंसेस could you please introduce yourselves, what semester you are in here at Zebest and what programs are you pursuing? I am Fatma Parlas from Biotech 7A. And I am Rumesa Reis और मैं भी बायोटेक की स्टूडेंट हूँ और मैं 7th सेमेस्टर में हूँ. Okay, so Ariba Tahir है मेरा नाम और we are doing bachelor's and we are the final year students and currently we are enrolled in 7th semester. Great. So biotechnologist, of course I've asked this same question from every one of my guests कि biotechnology को as a field आपने क्यों choose किया? हमारे पास पाकिस्तान में काफ़ी अलग fields हैं जो कि research में जा रही होती हैं, लेकिन why did you think of biotechnology only? Because I am interested in genetic engineering, like incorporation of gene. जैसे इंसुलिन की एग्जांपल है कि बैक्टीरिया के थ्रू हम प्रोड्यूस करवाते हैं. तो जब मैंने ये पढ़ा, जब मैं 9th क्लास में थी, तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम फेमिलियर हुई थी बायोटेक्नोलॉजी से. Okay, genetic engineering काफ़ी definitely एक interesting topic है. What about you, Rumesa? मुझे बेसिकली मेडिकल से रिलेटेड फील्ड चूज करनी थी. मैथ्स मेरा हमेशा से इतना फेवरेट नहीं रहा है हमेशा से. I can relate definitely. तो साइंस, लेकिन फिर साइंस के साथ थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की तरफ भी चलेगा क्योंकि एडवांस जो हम स्टडी कर रहे हैं, दिस इज एडवांस स्टडी. जी तो जी. इसमें काफ़ी सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि हमारे आगे बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जिनका क्योर नहीं है. तो इसके थ्रू हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से, थोड़ी एक्सपेंसिव है बाहर, ये बहुत पॉपुलर है. पाकिस्तान में इसकी स्टडी हमने कहा कि हमें मिल रही है, सो डेफिनेटली हमें इसकी तरफ जाना चाहिए. और एक एडवांस स्टडी है कि हम उन डिजीजेस पे भी काम कर सकते हैं जिनका क्योर नहीं है अभी तक नहीं है. जी. Perfect. तो इस वजह से And what about you, Riba? एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल साइंसेस का एक ऐसा पिलर है जो बेसिकली यानी कह सकते हैं हम डॉक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं रोल. सिर्फ डॉक्टर्स इनफ नहीं है मेडिकल एरिया को कवर करने के लिए. सो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा एरिया प्रोवाइड करता है जिससे हम बहुत सारे ऐसे एरिया को भी टच कर सकते हैं या उनको भी कह सकते हैं ना डॉक्टर्स के हेल्पर्स हम बन सकते हैं, लाइक वो जगह भी हम कवर कर सकते हैं जो डॉक्टर्स के लिए कवर करना शायद पॉसिबल ना हो सकता है, लाइक फ्यूचर में डॉक्टर्स का भी जो है ना एक तरह से इंटरेस्ट डेवलप हो जाए. एग्जैक्टली. फिलहाल ये रिसर्च साइड पे बहुत इसका स्कोप है, तो यानी हम वो चीज़ें रिसर्च कर सकते हैं जो डॉक्टर्स को अल्टीमेटली हेल्प करेंगे और एक तरह से कोलैबोरेटिव वर्क हो जाएगा जिससे यानी एक तरह से बहुत सपोर्टिव फील्ड आ जाएगी जो आपके डिजीज डायग्नोसिस में भी बहुत काम कर सकते हैं, डिजीज डिटेक्शन में, फिर उसका क्योर भी ऑब्वियसली जो है बहुत इजी हो जाएगा. अगेन आपने बहुत अच्छी बात की कि बायोटेक्नोलॉजी जो है ऑफ कोर्स इट्स अ रिसर्च बेस्ड फील्ड जो कि ना सिर्फ मेडिकल साइंसेज में बल्कि काफ़ी अदर इंडस्ट्रीज में भी जो है काफ़ी यूजफुल आती है. हम जो हमारे पास जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, बायो साइंटिस्ट होते हैं, वो काफ़ी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हमारे पास काम कर रहे होते हैं, इवन अपार्ट फ्रॉम मेडिकल साइंसेज एज यू सेड. सो ग्रेट. एंड ऑफ कोर्स सबने कहा 7th सेमेस्टर के बच्चे हैं आप लोग. क्या हालात हैं, ऑफ कोर्स सेमेस्टर खत्म भी होने वाला है, तो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ कि 7th सेमेस्टर, ओ माय गॉड, अबाउट टू योर एंटायर यूनिवर्सिटी स्टोरी
story won't be the right word, of course. Your journey is about to end. तो कैसी feelings हैं आपकी? मिक्स फीलिंग्स है और याद भी आएगी ये जर्नी। थोड़ी मुश्किल भी थी स्टार्टिंग में, फिर कोर्सेज जाहिर है थोड़े से डिफ़िकल्ट भी थे, बट टीचर्स हमारे जिन्होंने उसको बहुत आसान बना दिया हमारे लिए, और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हमें यहाँ लगा। उसके अलावा काफ़ी लंबी जर्नी थी, याद तो आएगी, और अब बिल्कुल एंड पे है, तो फिक्स फीलिंग्स हैं। जैसे Very मैंने nice. कहा कि टीचर्स काफ़ी आसान बना देते हैं, क्योंकि मेरे और फ्रेंड्स हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उनके कोर्सेज वाकई में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़ेबिस्ट के जो टीचर्स हैं वो इतनी प्रॉपर स्लाइड्स बनाते हैं जी, और जी। आसान करके हमें पढ़ाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि मैं लकी हूँ कि मैं ज़ेबिस्ट में पढ़ रही हूँ। That's great. And Ariba? एक्चुअली अगर यूनिवर्सिटी टाइम की बात करें तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले करता है ये रोल आपकी लाइफ में। तो आपका ना सिर्फ अगर यूँ कहें एकेडमिक साइड पे आप एक तरह से अपना बिल्ड करते हैं अपना पूरा करियर, लेकिन ये आपकी पर्सनालिटी पे भी बहुत काम करता है। Exactly. अगर आपका यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, या टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन अच्छा नहीं हो रहा, या कोर्सेज के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं हो रही, सो ये तीनों ही जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और अल्टीमेटली आई एम फीलिंग ब्लेस्ड के आई एम इन ज़ेबिल, बिकॉज not only the teachers, the environment is very good, we are, or even the students, we are doing very much group presentations or projects जो एक तरह से ना student collaborations और projects Exactly. एक तरह से support कर रहा होता है। काफी interactive environment है, you can interact with people. Yes, so एक तरह से personality building भी बहुत अच्छी हो जाती है यहाँ पे। तो काफी अच्छी आपने बात की, चाहे कि जो ज़ेबिस्ट है वो हमेशा आपको याद रहेगा, जहाँ पे भी रुमैसा अरीबा फातिमा जाएंगी, ऑफ कोर्स ज़ेबिस्ट जो है वो हमेशा उनके साथ होगा। सो दैट वाज वेरी नाइस। एंड ऑफ कोर्स आप लोगों ने कोई इंटर्नशिप्स की हो, पार्ट टाइम जॉब्स की हो, जिसके बारे में आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहते हो? मैंने इंटर्नशिप की है, मैंने इंटर्नशिप ओजा में की है बेसिकली। Oh, wow. ओजा है, मैंने आपको पहले ही बताया, इंटरेस्ट जो है ना मेडिकल साइड पे बहुत है। सो मैंने जो इंटर्नशिप की है वो बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से रिलेटेड की है। Oh, जो wow. एक बहुत ही एडवांस कह सकते हैं टेक्निक है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करने की एक बहुत क्या कहते हैं माइलस्टोन है आपकी फील्ड का। तो उसमें मैं जो है ना मैंने इंटर्नशिप की थी। सो डिफरेंट सैम्पल्स थे, हमने जो ओजा के ही पेशेंट्स थे और मल्टीपल और पेशेंट्स थे जिनके सैम्पल्स को जो है ना पहले डीएनए वही एक्सट्रैक्शंस करना, और फिर उसके बाद से डीएनए को जो है ना प्योरीफाई वगैरह करके एनजीएस की मशीन पर रन करना। सो एक बड़ा क्या कह सकते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेरे एक्सपीरियंस रहा था उस दौरान। अगर यूं कहूँ कि डिस्कवर क्या किया था तो ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट्स है BRCA1 BRCA2 जीन से रिलेटेड काम किया था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा फैसिनेटिंग सा एक्सपीरियंस रहा था मेरा उसके साथ। It even sounds very interesting, of course. और NGS के बारे में हम एक पॉडकास्ट कर भी चुके हैं, so I'm sure the audience knows a lot about it at this point. So that was very interesting, and of course आपके लिए काफी नई चीज रही होगी। क्यों आपके किसी कोर्सेज के अंदर NGS के बारे में आपने पढ़ा था यहाँ ज़ेबिस्ट में prior to this internship? ओह या राइट, अगर यूं कहूँ कि सीक्वेंसिंग से रिलेटेड हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं जिसमें जो है ना हमारे पास सीक्वेंसिंग का आता है, जिसमें सीक्वेंसिंग सिर्फ एनजीएस नहीं है, मल्टीपल सीक्वेंसिंग होती हैं। तो उन सब की टाइप्स से रिलेटेड इंट्रोडक्शन बेसिक्स तो मैंने यानी थ्योरेटिकल साइड पे मैंने इसको पढ़ा हुआ था, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप जब हैंड्स ऑन करते हो तो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। वो एक अलग चीज़ थी, यानी बहुत सीखने को वो क्या कहते हैं हैंड्स ऑन में डिफरेंट मिलता है आपको। Okay, and मैंने जो इंटर्नशिप की थी मैंने सिविल हॉस्पिटल में की थी। सिविल हॉस्पिटल में बेसिकली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे हेमाटोलॉजी का था, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी। तो उसमें बहुत सैंपल्स आते थे हमारे पास, बहुत सारे लाइक 3000 इससे ज़्यादा सैंपल्स को हम डील करते थे। तो उसमें डिफरेंट ब्लड, पस सैंपल, यूरिन, स्टूल सैंपल्स, तो इस तरह पर उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सम कभी कभी डिटेक्शन करते थे हम किसी पैथोजन की, तो वो डिजीज डायग्नोसिस वगैरह ये सब कुछ था। तो आपने काफी उससे कुछ सीखा होगा एंड एंजॉय भी जरूर किया होगा, क्योंकि एज बायो साइंटिस्ट, बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स आप लोगों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, तभी तो आपका कोर्स आपको अच्छा लगना शुरू होता है। ऑफ कोर्स हमारा बहुत लैब बेस्ड कोर्स है, तो मुझे तो सबसे ज्यादा लैब्स में ही अपना मजा आता है। तो आई एम श्योर आप लोगों के लिए भी सेम होता होगा। कोई ऐसी लैब है ज़ेबिस्ट जो याद रह गई हो, जहाँ पे काफी मुश्किल आपके लिए हो गया हो कि बस अब इस लैब में मुझे नहीं जाना, मेरी यहाँ से बस हो चुकी है, लेट मी जस्ट गो होम? एक्चुअली नहीं, क्योंकि मुझे लैब वर्क मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। यानी
इंजॉय करती हूँ मैं एनवायरनमेंट में, क्योंकि वो एक आपको बड़े साइंटिस्ट वाली वाइब्स आती हैं वहाँ से। तो अगर टीचर्स की बात करूँ तो आपको लैब से पहले ही हमें जो है ना पूरा समझाया जाता है कि हमने किस स्टेप को किस तरह करना है। अगर एक्सपीरियंसेस की बात करूँ तो लैब से रिलेटेड हमारी टीचर हैं जो यानी क्लास में वो काफ़ी इजी रहती हैं, लेकिन लैब में वो हमारे साथ थोड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं। वो क्यों? रीज़न ये होता है कि लैब में हमारे साथ मिसहैप होना, इसका मतलब होता है कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है, हमें नुकसान पहुंच सकता है या लैब को पहुंच सकता है। सो वो लैब में थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती थी, वरना वो क्लास में उनका हमारे साथ बिहेवियर काफ़ी चिल होता था। तो जो फर्स्ट हमारा एक्सपीरियंस ये हुआ था ना, यानी हमने क्लास अटेंड की, उसके बाद हम लैब में गए। जब लैब में हमने वो डिफरेंट बिहेवियर देखा ना, वी वर शॉक्ड कि ये अचानक से क्या हुआ। लेकिन 2-3 लैब्स के बाद हमें आदत हो गई, उनकी भी समझ आ गई थी, ये हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है। You can give a shout out to her if you want to. It's completely fine. तो ये हमारी ही बेहतरी के लिए था कि कंटेमिनेशन से हम दूर रहें, कि अगर हमारे हाथ कंटेमिनेटेड हैं तो वही हमने खाना खा लिया तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर चले गए। और इसी तरह अगर हम घर चले गए तो वही हमने अपने घर वालों को भी इसी बैक्टीरिया से ट्रांसफ़र कर दिया, जो बैक्टीरिया हमारे पास है वही उन्हीं में ट्रांसफ़र हो गया, तो इससे बीमारियां फैलती रहती हैं। Exactly. And I think ma'am Asma's labs are extremely difficult entirely because वो बहुत हाँ Miss Asma काफी strict रहती हैं इन चीजों पे. She makes sure everybody is carrying a bag inside their own handbag जिसमें वो कोट जाएगा and it's going to the washer after every microbiology lab. तो यही precautions हैं जो हमें as scientists, future scientists of course, समझ आने चाहिए. So this was a very fun conversation. I got to know you all. I'm sure the audience did too. So coming right back to the actual topic of the podcast, जो था immobilization. So Fatima, can you tell me what immobilization is as a concept और इतना important क्यों है? बेसिकली इमोबिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जैसे एंजाइम या सेल को अटैच कर देते हैं एक सरफेस पे, और उस अटैचमेंट से क्या होता है कि यूज़ हो सकता है मल्टीपल टाइम्स। फॉर एग्जांपल अगर हम लैक्टोज फ्री मिल्क ले लें तो लैक्टेज एक एंजाइम है जो कि डिग्रेड करता है लैक्टोज को इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो ये एंजाइम हम मल्टीपल साइकिल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी बायोटेक्नोलॉजी में बहुत एप्लीकेशंस है, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, इन्वायरमेंटल साइंसेस में भी इमोबिलाइजेशन की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। Great. And अरीबा, when I'm talking to you, जब आप immobilization को लेते हैं as a concept, तो उसकी medical fields के अंदर क्या significance है? ओके, तो चलें एग्जांपल से समझाती हूँ। मेडिकल साइड पे हम इसे डायग्नोस्टिक के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बायोसेंसर डेवलप करें, वो बायोसेंसर्स में वो मॉलिक्यूल्स या वो एंजाइम्स हो सकते हैं या प्रोटीन्स हो सकते हैं, हम उसे इमोबिलाइज करवा दें तो हम उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। अगर ग्लूकोज मॉनिटर्स की बात करूँ तो ग्लूकोज के जो एंजाइम्स जो उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, हम उसे इमोबिलाइज करवा सकते हैं और उससे एक बायोसेंसर जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद उस बायोसेंसर को मल्टीपल सैंपल्स के लिए रन कर सकते हैं, जिसमें वो रियल टाइम में आपको बेसिकली रीडिंग्स दे देगा, जिसमें आपके पास ब्लड ग्लूकोज लेवल आपके पास रिजल्ट में आ जाएंगे। सो इससे आप जो है बेसिकली ग्लूकोज लेवल डिटेक्ट कर सकते हैं। एक क्या कहते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, रियल टाइम में आपको उसी वक्त आपके पास रिजल्ट मिल सकते हैं। सो एक मेडिकल डायग्नोस्टिक साइड पे इसकी बहुत एप्लीकेशंस हैं। इससे अलावा ये बहुत सारे डिफरेंट मेडिकल टूल्स में यूज़ किया जा सकते हैं, जिसमें आपके प्रोसेस बहुत ईजी हो जाते हैं। ग्रेट, तो यानी कि आपके पास मेडिकल फील्ड्स में डायग्नोस्टिक्स के अंदर आपको ज़्यादा इमोबिलाइजेशन जो होती है वो नज़र आ रही होती है ऑफ एनी सेल्स और प्रोटीन्स हो गए, या फिर आपके पास जो एंजाइम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो भी आप इमोबिलाइज कर सकते हैं। परफेक्ट। एंड अगेन जब हम बात कर रहे हैं इवन एज साइंटिस्ट और फ्यूचर साइंटिस्ट in 2024 which is about to end of course, तो sustainability is a very important topic to talk about. तो immobilization जो है, how is that contributing to sustainability efforts जो कि पूरी दुनिया में चल रहे हैं? जी बिल्कुल, इस का जवाब मैं ये दूंगी कि हमारे पास बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि अब 2024 आ चुका है, उस जिनको एड्रेस करना पड़ेगा और कर भी रहे हैं। तो सस्टेनेबिलिटी एक इशू है हमारे पास। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं बात करूँगी वाटर ट्रीटमेंट या वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो वाटर को ट्रीट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इमोबिलाइजेशन टेक्निक, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे एंजाइम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम एक जगह जो है वो ट्रैप करके उसको बहुत सारे स्पेसिफिक रिएक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसी में ये होता है कि इस पे हम रिएक्शन की एक तो कॉस्ट कम कर सकते हैं क्योंकि हम उसे रीयूज़ कर रहे हैं।
दूसरा रिसोर्सेज सेव कर सकते हैं और उस प्रोसेस को एफिशिएंट बना सकते हैं। इसकी एग्जांपल अगर मैं दूँ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, तो हम अगर एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हार्मफुल केमिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि वाटर क्लीन किया जा सके। अगर हम उन एंजाइम्स को ट्रैप कर देंगे किसी मैट्रिक्स पे, सरफेस पे, और उसके थ्रू हम वाटर उससे पास करके क्लीन वाटर अगर ऑब्टेन कर सकें, और तो इससे ये होगा कि एक दफ़ा एंजाइम यूज़ करने से दोबारा हमने एंजाइम्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी एंजाइम को बार बार यूज़ करके हम अपना वाटर जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि एक तो हमें एफिशिएंट रिजल्ट मिलेगा, हमारी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी और हमारा ये इशू भी एड्रेस हो सकता है। Great, okay, that was very informative. And हमने बात की कि immobilization होती क्या है, मेडिकल फील्ड में किस चीज़ के लिए यूज़ की जा रही है, लेकिन immobilization की किस तरह जाती है, कि उसके methods क्या हैं? तो फातिमा, if you could elaborate on that. There are 3 main methods जिनके नाम है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड इंट्रैपमेंट। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि जो हमारा एंजाइम या कोई सेल है वो फिजिकली अटैच होता है किसी सरफेस के साथ, किसी सॉलिड सरफेस के साथ, लेकिन वो वीक होता है, वीक इंटरेक्शन होती है, जिसका ड्रॉबैक ये है कि ये स्टेबल नहीं है। लेकिन इसका एडवांटेजेस ये है कि ये हमारे पास चीप है, मतलब कॉस्टली नहीं है, ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और सिंपल है, हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और सेकंड है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमारे पास एंजाइम जो कोवेलेंटली बाउंड होता है, स्ट्रांगली बाउंड होता है एक सरफेस के साथ, लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और एडवांटेज ये है कि ये हम मतलब स्टेबल है। और जो नंबर 3 है वो इंट्रैपमेंट है। इंट्रैपमेंट में क्या होता है कि हम अगर हमारा एंजाइम है सेंसिटिव है या सेल्स है, तो हम उसको इंट्रैप करवा सकते हैं, इनक्लोज करा सकते हैं विद इन जेल या पॉलीमेरिक मैट्रिक्स के अंदर। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि इमोबिलाइजेशन में यूज़ हो रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग फातिमा। सो क्या जो आपने मेथड्स बताए, आपने काफ़ी अच्छे मेथड्स बताए, केमिकल कोवेलेंट मेथड था एक, तो इन मेथड्स जो हैं इनके कोई पर्टिकुलर एडवांटेजेस होते हैं बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स? यस, जैसे हम बात करते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन की, तो वो जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाता है, मतलब इसके लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल और इस तरह नहीं है, सिंपल मेथड है तो ये जल्दी हो जाता है। जबकि जो कोवेलेंट है वो इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल स्केल पे वो आइडियल मेथड है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है उसके थ्रू सरफेस के साथ किसी एंजाइम या सेल की। और जो हमारे पास इनकैप्सुलेशन है, उसमें क्या होता है कि हम अपने एंजाइम या सेल को प्रोटेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से। तो ये 3 एडवांटेजेस हैं जो मेन यूज़ हो रहे हैं इमोबिलाइजेशन के। ठीक है, परफेक्ट। एंड जब हम बात कर रहे थे कि इमोबिलाइजेशन मेडिकल फील्ड्स में भी यूज़ की जाती हैं, लेकिन व्हाट आर सम अदर इंडस्ट्रीज जहाँ पे इमोबिलाइजेशन जो है इज प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल? ओके, सो इमोबिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के एप्लीकेशंस को बहुत फीजिबल और इजी कर देता है। जिसमें अगर फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो हम उसमें यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को बहुत जो है ना इन्हांस कर देता है। अगर एग्जांपल जैसे फातिमा ने शुरू में बात की थी लैक्टोज फ्री मिल्क की, उसको अगर मैं एलैबोरेट करना चाहूँ तो लैक्टेज जो है ना एंजाइम यूज़ होता है, हम उसे इमोबिलाइज करवा, इनकैप्सुलेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं, हम उसे इनकैप्सुलेट करवा देते हैं कुछ बीड्स स्ट्रक्चर्स में। जब हम उससे अपना जो मिल्क है वो प्रोसेस मतलब पास करवाते हैं, तो जो फ्लो थ्रू आता है, यानी जो पास होके मिल्क आता है उस बीकर या जार में से आप कह लें, या एक फनल टाइप का इसका पूरा एक ट्यूब्स होती हैं जो आती हैं उसकी, तो जब वो पास हो जाता है जो मिल्क, उससे जो रिजल्टेड फ्लो थ्रू आता है आपके पास, वो मिल्क बेसिकली लैक्टोज फ्री होता है, क्योंकि वो जो बीच में एंजाइम मौजूद था उसने इंटरैक्टमेंट कर दी थी आपके पास जो मतलब लैक्टोज मौजूद था मिल्क में। सो उसके बाद जो आपके पास लैक्टोज फ्री मिल्क आ जाता है। सो एक बहुत बेसिक सी और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली इसकी एक एप्लीकेशन है इमोबिलाइजेशन की। अगर और बात करें तो बायोरिएक्टर्स में फर्मेंटेशंस के डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज़ कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट में हम एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, हम वैक्सीन जनरेट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इसकी जो है ना प्रोसेसेस के रिजल्ट में हम मल्टीपल अल्कोहल प्रोड्यूस करवा सकते हैं। डिफरेंट इसकी एप्लीकेशन साइड्स हैं। तो ऑफ कोर्स जो एनवायरनमेंट है वो भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है एज एन एस्पेक्ट टू कंसिडर जब आप अपने एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो जो आपके पास इमोबिलाइजेशन है दैट एज अ प्रोसेस, वो किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी जैसी चीज़ को एड्रेस कर रहा है? बिल्कुल, इसका जवाब मैं दूंगी जैसे आपने कहा
कि एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी भी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट इशू एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे आपने देखा होगा, हमारी एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा है और इसका रिलीज़ जो है वो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले कर रही है इसमें, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। तो इसको कैसे कम किया जाए, ऑल्सो ये हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन है उसको भी बहुत बढ़ा रहा है। तो उसको कम करने के लिए अगर हम इमोबिलाइजेशन टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम ऐसे बायो सेंसर्स बनाते हैं या ऐसी डिवाइसेस बनाते हैं जिसके थ्रू हम ऐसे एंजाइम्स को या ऐसे माइक्रोब्स को हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं या ट्रैप कर देते हैं उसमें, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बहुत टॉक्सिक है उसको कन्वर्ट कर सकती है इनटू बायोकार्बोनेट्स, जो कि इतने टॉक्सिक नहीं होते हमारी एनवायरनमेंट के लिए। तो अगर हम उसमें इनकॉर्पोरेट करके उसे इन जगहों पे अप्लाई करें जहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस हो रही हैं, तो उससे हेल्प होगी और जो टॉक्सिक कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन हो रहा है और जो हार्मफुल है उसको हम कुछ हद तक कम कर सकें और अपनी तरफ से जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उसको कम करने में एक रोल प्ले कर सकें। सो डेफिनेटली परफेक्ट। बहुत अच्छी टेक्निक है। एंड ऑफ कोर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक टेक्निक, तो क्या इमोबिलाइजेशन को भी कोई चैलेंजेस हैं इस तरीके के कि आपको एज अ टेक्निक इमोबिलाइजेशन रिसर्चर्स के लिए थोड़ी चैलेंजिंग हो जाए? बिल्कुल, जैसे उसकी एक्टिविटी को रिटेन रखना, मेंटेन रखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि ड्यूरिंग इमोबिलाइजेशन समटाइम इस तरह होता है कि एंजाइम अपनी एक्टिव साइट ही चेंज कर हो जाती है उसकी। जैसे अगर मैं कोवलेंट बॉन्डिंग की बात करूं तो जब वो बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो वो चेंज कर देता है, ये चांस होता है कि वो चेंज कर दे एक्टिव साइट को एंजाइम की। तो उससे क्या होता है कि एंजाइम अगर एक्टिव साइट चेंज हो गई तो सबस्ट्रेट के साथ तो बाइंड करेगा नहीं, फिर प्रोडक्ट ही नहीं बनेगी। तो ये बहुत चैलेंज है कि इसको मेंटेन रखना है एक्टिव साइट को इन इमोबिलाइजेशन। ठीक है, great. And now coming back to you, Ariba, are there any ethical concerns related to immobilization being used in the medical fields? ओके, सो यानी अगर हमने इमोबिलाइजेशन की और कोई प्रोडक्ट्स जनरेट किए जो ह्यूमन के लिए यूज़, यानी जो ह्यूमन ने यूज़ करने हैं, सो अगर एथिकल कंसर्न की बात करूँ तो वो प्रोडक्ट सेफ़ नहीं हुआ, यानी हमने ट्रायल्स ही रन नहीं किए और वो सेफ नहीं हुआ, सो दैट वुड लीड टू एन इशू। सो उसके लिए हमें एथिकल कंसर्न्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सो हमने जो भी प्रोडक्ट्स जनरेट किए हैं इमोबिलाइजेशन की टेक्निक से, ज़रूर उसकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वो सेफ़ होने चाहिए जो प्रोडक्ट्स जनरेट हो रहे हैं, और जो है उसकी अफोर्डेबिलिटी और जो है ना अवेलेबिलिटी को बहुत एक कंसर्न है, वो भी एड्रेस करना चाहिए हमें, यानी वो हर एक को अवेलेबल हो, क्योंकि अगर ये प्रोसेस एक्सपेंसिव हो जाएँ तो यानी जाहिर सी बात है वो जो नहीं अफोर्ड कर सकते, हमें हमारी टेक्निक्स उन तक पहुंच ही नहीं रही, तो फेवरेबल हुआ नहीं ना। तो हमें इसको ऐसा बनाना है इन प्रोसेसेस से, और इन सारी टेक्निक्स का मकसद ही बेसिकली यही है कि हर एक तक जो है ना इसकी रसाई हो सके। सो इसलिए हम इन एथिकल कंसर्न्स को भी फॉलो करेंगे, एथिकल कंसर्न्स को भी फॉलो करेंगे ताकि ये टेक्निक से हर कोई फायदा उठा सके, सिर्फ आपका एक प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन को इससे फायदा ना हो। परफेक्ट, वेरी वेल पुट। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू रुमेसा, आपने कहा कि इमोबिलाइजेशन एज अ टेक्निक जो है वो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए भी यूज की जा सकती है। सो वेयर डू यू थिंक द फ्यूचर ऑफ इमोबिलाइजेशन इज गोइंग, कि किस तरह फ्यूचर में जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स को ये किस तरह एड्रेस कर सकती है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इससे वाटर पोल्यूशन पे काम कर सकते हैं, और अभी इसके इतने प्रॉब्लम्स हैं, आगे जाके जो है वो ज़ाहिर है कम तो अब हम अपने हिसाब से करें, बट ये बढ़ भी रहे हैं। इसी तरह वाटर पोल्यूशन भी है और एयर पोल्यूशन भी है, जो कि मैंने दोनों के तरीके बताए कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हम एंजाइम को इनकॉर्पोरेट करके जो है वो कर सकते हैं, और बायो सेंसर्स बना सकते हैं जिससे हम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को भी कम कर सकते हैं। इसी तरह मैं एक और टेक्नोलॉजी जो है वो बताना चाहूँगी, जो कि है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है और आजकल काफ़ी पॉपुलर है, जिसमें हम बायो सेंसर की ही बात कर लें तो उसमें यही है कि हम उसको बिल्कुल नैनो लेवल पे ले जा सकते हैं, जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ सकती है, और उसमें हम एंजाइम्स को ही ट्रैप करके जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर सकते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं एक चीज़ इंक्लूड कर देती हूँ। हमारा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है सैबस में, वो हमारा इसी या यूँ कहूँ इमोबिलाइजेशन से रिलेटेड इस तरह से है। नैनो टेक्नोलॉजी और इमोबिलाइजेशन का कॉम्बिनेशन है वो, क्योंकि हम नैनो मटेरियल्स बना रहे हैं जो बेसिकली हम इमोबिलाइज करवाएंगे एक मेम्ब्रेन पर, जिसके थ्रू हम वेस्ट वाटर तो नहीं, हम ब्रैकिश वाटर को, यानी हम सलाइन वाटर को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू द
you can say fresh water. Oh wow, So very that's our interesting. project. So यानी इसमें भी हम immobilization का use कर रहे हैं. So that is how you can use the technologies into your field. Even to and- produce fresh water, क्योंकि water जो है उसकी कमी काफी in a developing country like Pakistan है, तो we definitely need projects like this, and wonderful that students right now are working on it. Hopefully it goes well. So are there any end notes that you would like to leave the audience with कि immobilization क्यों जरूरी है? ओके सो हमने बहुत सारी बातें की हैं मोबिलाइजेशन से रिलेटेड अभी थोड़ी देर में कि हम मेडिकल साइड पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड इसको यूज़ कर सकते हैं, इवन इस पर काम और भी किया जा सकता है जिससे रिलेटेड इसके और ज़्यादा बेनिफिशियल हम इससे यानी इस टेक्निक के और भी बहुत सारे बेनिफिशियल यूज़ हो सकते हैं जो हम इससे इंशाल्लाह फ्यूचर में और भी, जैसे हमने अभी एक की एग्जांपल दी, हम इंशाल्लाह अपना प्रोजेक्ट ही कर रहे हैं, इंशाल्लाह, खैर से होगा। फ्यूचर नोट्स इस तरह से हैं कि हम इस तरह की डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज इस टेक्निक के थ्रू और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हम मैम उरूसा को थैंक्स कहेंगे, उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच मैम उरूसा। अगेन मैं भी थैंक यू करना चाहूँगी हमारी जो कोर्स इंस्ट्रक्टर है मैम उरूसा को, कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, इतने अच्छे टॉपिक पे बात करने का मौका दिया, और फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारा रहा बहुत अच्छा रहा, और उनको बहुत सारा थैंक यू। बाकी इमोबिलाइजेशन के एंड में ये कहूँगी कि और भी रिसर्च इस पे हो रही है, और रिसर्च का मेन मकसद या तो हम और इन्फॉर्मेशन गेन करें, और इन्फॉर्मेशन गेन करने का जो सिलसिला है वो ज़िंदगी भर चलता रहता है, तो बस नॉलेज गैप्स फिल होंगे और इससे एडवांसमेंट आएगी, और इस पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। Perfect, very well put together, all three of you. And of course, we were able to learn so much about immobilization today and the potential that this technique has in a lot of different industries. And thank you so much once again for coming on this podcast. We had a great session for you. खत्म करने का दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन time खत्म होने वाला है. But once again, thank you for coming here and enlightening our audiences about immobilization. And thank you to the audience for tuning in today to today's podcast, of course. And if you have any feedback for us, you can leave it at feedback@zebfm.org. And if you don't have the time for that, just leave a comment down in the comment box. This is your host Fatima signing off from Zeb FM.